अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। सालों साल बदल गए, महीने बदल गए, ये नया साल भी बदल गया। पाकिस्तान के जो हालात हैं बाज़ अक़लियतों पर नहीं बदले। अभी 10 दिन गुजरे हैं इस नए साल को शुरू हुए। हमने कराची में भी देखा कि किस तरह धौंस और धांधली के साथ हमारी एक ईसाई बहन के साथ जो उन्होंने धमकियां दी गई मजहबी मुकदमे पे। शुक्र है कि हुकूमत ने नोट्स लिया और मौलाना तहर अशरफी साहब भी सामने आए कि उन्होंने कहा कि ये उन्होंने बहुत बुरा किया है जिन्होंने एक नहत्ती ईसाई औरत के ऊपर ये बातों से हमला कर दिया। आज एक दर्दनाक खबर मिली है, पहले हम उस खबर को बताएंगे नाजरीन को और उसके साथ मैं तबसरा करूंगा। तबसरे के लिए हमारे सरदार खिजर महमूद हाई कोर्ट के एडवोकेट हैं। मैं चलता हूँ पाकिस्तान। अहमद है हमारे साथ, वो बताएंगे खबर क्या है, फिर उसके ऊपर तबसरा करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी खबर क्या है जी, उसके बाद फिर तबसरा करेंगे। खबर ये है कि वजीराबाद का इलाका है मोती बाजार। जी तो वहां पर एक अहमदिया इबादत गाह जो है वो बनी हुई थी। ये इबादत गाह तकरीबन 1915 यानी कि एक सदी पुरानी इबादत गाह है। जी और उसके ऊपर दो छोटे से मीनार बने हुए थे जिसे कि गुज़श्ता रात को पुलिस ने गिरा दिया। तो इसकी जो एप्लीकेशन थी, ये कोई इरफान इलियास भट्ट है हम्म, और ये तरीके लब्बैक के अमीर भी है हम्म, वजीराबाद के। तो उन्होंने असिस्टेंट कमिश्नर वजीराबाद को ये 9वें महीने में दरखास्त दी थी हम्म, कि मोती बाजार में जो है कादियानियों ने एक मस्जिद नुमा कमरा जो बनाया हुआ है हम्म, और उस पर मीनार तामीर किए हुए हैं। जी तो ये जो है इसकी वजह से मुसलमानों के जज्बात मजरू होते हैं, लिहाजा 298 बी और 298 सी के तहत जो है ना कार्रवाई की जाए ताकि ये जो गैर नमूना निशान है इसको खत्म किया जाए। तो गुज़श्ता रात जो है पुलिस ने उसको जो है वो मीनार जो थे ऊपर बने हुए थे उसको गिरा दिया, शहीद कर दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये पुलिस तो एक रियासती अदारा है। मैं अभी आप थोड़ा सा ठहरें, मैं चलता हूँ जो हमारे वकील साहब हैं उनसे मैं पता करूंगा। कल परसों इन्होंने बहुत अच्छी बात की कि इंडिया में भी मुसलमानों के खिलाफ, अकलियतों के खिलाफ, ईसाइयों के खिलाफ हंगामे होते हैं, लेकिन वो इंडिविजुअल मामला होता है या कोई मुतशद्दद अवाम आ जाते हैं, रियासत उसमें शामिल नहीं होती। आपने ये दर्दनाक खबर सुनी है। रियासत का एक सतून पुलिस जिसे कहते हैं, और काम कोई करे या ना करे, वो इबादत गाहों के मीनारे गिरा रही है। जी बताइएगा सरदार साहब आप। जी वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक हैं जनाब। अल्हम्दुलिल्लाह। बात ये है कि 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने जनाब जस्टिस सदर जिलानी साहब ने एक सो मोटो एक्शन लिया था और उस पर एक बड़ी लैंडमार्क उन्होंने जजमेंट भी जो है वो दी थी। हम्म, लेकिन बदकिस्मती से उस पे बाद में शोएब साहब की जेर निगरानी कमीशन बना, लेकिन जो मौजूदा हुकूमत पंजाब में है, जब इन्हीं की हुकूमत वफाक में थी तो इन्होंने उसको जो है वो बाईपास कर दिया था। अच्छा। दूसरी बात यह है कि नेशनल एक्शन प्लान जो बना था जनरल रहीस के दौर में, जिसने कोई डिलीवर भी किया है, कहीं एक खौफ रास्ता वो खत्म कर दिया गया था। और पंजाब का, जिसको पंजाब का वजीर आला बैठा हुआ है, आप जिसको इमरान खान साहब किसी दौर में पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कहते थे, हम्म, और कल परसों उनका बयान आया था कि जी ये बंदा जो है इसकी करप्शन की वजह से मेरी जमात का जो है वो मयार डाउन होता जा रहा है या उसकी रेटिंग कम होती जा रही है। जी परवेज इलाही साहब अपनी हर नाकामी, अपनी हर जो है वो नलायकी को वो छुपाने के लिए, तो वो इस तरह के ये सारे पसे पर्दा काम उनके हैं और पुलिस उन्हीं की आशीर्वाद से करती है। और ये चूंकि अब पाकिस्तान के अंदर ट्रेंड बन चुका है कि आप आवाम के लिए कुछ ना करें, जितनी लूट मार करनी है करने के बाद आप मजहबी कार्ड जो है चूंकि अकलीतों के नाम पे खेलें। स्पेशली अगर जिस जमात की इन्होंने बात की है कि वो तो इनके लिए एक ओपन चेक हमेशा होता है कि जब मर्जी चाहे वो कैश करवा लें, तो वो ये पुलिस जो है वो इन्हीं के हुक्म पे चलती है। आपने कराची का वाकया जिक्र किया। ताहिर अशरफी साहब की बात इसलिए कि ताहिर अशरफी साहब एक डबल खेलने वाले आदमी है, तो जी वो उन्होंने जो कहा होगा उस पर तो मैं एतबार नहीं करने वाला बंदा। लेकिन जो कुछ ये हुआ, ये एक सलसल है उस नाकामी का, उस नालायकी का और हुकूमत की वो बैड गवर्नेंस का।
तो वो जहां देख के उनको वो पिन पॉइंट करके काम कर रहे हैं। अच्छा, मैं आपकी तरफ आता हूँ। मैं जो अहमद साहब से पता करता हूँ, वजीराबाद में इमरान खान पे हमला होता है, वो अपनी एफआईआर तो कटवा नहीं सके। इस एफआईआर जो एक शख्स ने बताया इबादत गाह को गिरा दो, तो इसके ऊपर जल्दी एक्शन ले लिया गया है। तो हमारी पुलिस तो बहुत तेज हो गई है, इसका मतलब। जी बिल्कुल, ये एफआईआर तो नहीं इसे कह सकते, ये एक असिस्टेंट कमिश्नर जो एसी, जिसे आम जबान में कहते हैं एसी वजीराबाद पे एक दरखास्त दी गई है कार्रवाई के लिए कि जनाब जो एक कमरा बनाया हुआ है, आप ये नहीं सोचते कि वो कमरा जो है 1915 यानी कि एक सदी पुराना है, जबकि जजमेंट के मुताबिक, जैसे ये खिदर याद साहब बता रहे थे कि जजमेंट के मुताबिक 1980 से पहले जितनी भी जमात अहमदिया की मसाजिद जो बन चुकी है उसको डिमोलिश नहीं किया जा सकता, उसको छेड़ा नहीं दिया जा सकता। हाँ, अगर कोई, उन्होंने लिखा हुआ है कि अगर कोई इबादत का जो 1980 के बाद तामीर हुई है उसके मतलब ये कानून लागू होता है कि उसको मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन या असिस्टेंट कमिश्नर या लोकल गवर्नमेंट जो है उसको खुद जो है वो डिमोलिश, उसके मीनार को वो खत्म कर सकती है। लेकिन यहाँ पर तो बात ही कुछ और है। पुलिस जो है वो बाकी क्राइम के अंदर और बाकी मामलात के अंदर जो ऑफेंस होते हैं, जैसे 302 है, डकैती है, 392 है, 365 है, इन वाकयात के अंदर तो वो एफआईआर दर्ज करने में, पकड़ने में, चालान बनाने में उनको महीना महीना लग जाता है। और अगर कोई आदमी दरखास्त देता है, ये फर्ज समझता है कि अपने जमात अहमदिया के अफराद के ऊपर ये सब खून मारना है, तो वो इस तरीके से आगे से जवाब देते हैं या रिटेलिएट करते हैं कि जैसे वो तैयार बैठे हुए कि अगर कोई शख्स आके एप्लीकेशन दे तो हम अगला लाहे अमल के मुताबिक फौरी तौर पे काम कर लें। तो ये बात बिल्कुल ठीक है खिदर हयात साहब की कि इसके पीछे जो है पंजाब गवर्नमेंट है और चौधरी परवेज लाई जो के वजीर आला है, उनका पीछे इस बहुत ज्यादा इस मामले के ऊपर हाथ है कि वो यही कोशिश करते हैं कि हर चीज में अंदर कि वो शहीद खत्म नबूवत बनने का शौक रखते हैं कि दुनिया में उनको याद रखा जाए। और इसी वजह से इस गवर्नमेंट के अंदर, ये जो इमरान खान की गवर्नमेंट है, आप देख लें कि इमरान खान की गवर्नमेंट के अंदर जब से ये लेके अब तक ये खुद है या इनका कोई हवारी इनके साथ शामिल हुए हैं, जमात अहमदिया के जो वाकयात हैं उनके अंदर बहुत ज्यादा इजाफा हुआ है। खा वो कब्रिस्तान के अंदर कतले करारे हो या कब्रों को मुस्मार करना हो या मसाजिद के मीनार शहीद करने हो, ये सारे वाकयात के अंदर इमरान खान के दौरे को से लेकर ये परवेज लाई की हुकूमत तक शिद्दत शिद्दत आ रही है, इसमें कमी वाकई नहीं हुई अभी तक। क्योंकि आप एक क्राइम्स रिपोर्टर भी हैं, और तरफ जिस तरह आपने कहा कि और तरफ तवज्जो है या नहीं है, उनको सिर्फ एक ही टारगेट है कि जमात अहमदिया की इबादत गाहें, उनके मदारस, उनके लोगों के ऊपर मुकदमात दर्ज कराई जाएं। ज़रा क्राइम्स की भी थोड़ी सी हालात बता दें, फिर मैं सरदार साहब के पास चलूँगा। क्राइम्स बढ़ते जा रहे हैं, सुनने में आया कि बेकाबू हो गए हैं, रोटी महंगी हो गई है, आटा मिल नहीं रहा। जी जी, सबसे सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त जो आटे का बहरान जो ये पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से पैदा किया गया है वो इस कदर शदीद हो चुका है कि 160 रुपए किलो के मुताबिक आटा मिल रहा है। 160 रुपए किलो आटा खरीदने के लिए भी लोगों को बहुत ज्यादा थकम पेल बर्दाश्त करना पड़ता है। जैसे आपने सुना होगा 2 रोज कबल ये सिंध के इलाके में भी एक शख्स आटा लेते हुए जान तक हो गया। तो यहाँ पर महंगाई इतनी ज्यादा हो चुकी है और उसकी वजह से सड़कों पे जो वारदातें हैं लूटने की, अब तो ऐसी वारदातें होगी कि घर के दरवाजे पर जो है वो लड़के पीछे लग जाते हैं, घर के दरवाजे के ऊपर पहुंच के, खा वो पोश एरिया, इलाहाबाद टाउन है, जौहर टाउन है, डिफेंस है या कैमरे ग्राउंड है, इन इलाकों में घर के दरवाजों के ऊपर जो है वो लोग लुट रहे हैं। और महंगाई की वजह से वारदातें में तकरीबन आप करेंगे 33% जो इजाफा हो चुका है ये पिछले 3 से 4 महीने के अंदर। अच्छा। और इसके अंदर पुलिस जो है इसको काबू करने में शदीद किस्म की नाकाम हो चुकी है। इस मामले में जब हमारी सीसीपीओ के साथ गुफ्तगू हुई और हमने उनसे ये सवाल रेज किया कि क्या ये जो मामला है ये आपके कंट्रोल से बाहर क्यों हो रहे हैं, जबकि गवर्नमेंट आपकी है, पीटीआई की गवर्नमेंट है और आप खुद बाइख्तियार है, आपके ऊपर आशीर्वाद मिला हुआ है, जो वजीर आला पंजाब है उन्होंने आपको गले लगाया, तो फिर ये क्राइम कंट्रोल क्यों नहीं हो रहा? तो जी वो आगे से कहते हैं जी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, जी हम देख रहे हैं, इंशाल्लाह हो जाएगा। तो नुकसान तो उस बंदे का होता है जिसकी चीज लूट जाती है। एक बंदे के पास कमाने के लिए, घर का अखराजात पूरे करने के लिए पैसे पूरे नहीं है, जो थोड़े बहुत बचते हैं वो लोग लूट के ले जाते हैं। तो इसकी तरफ गवर्नमेंट का कोई ध्यान नहीं है। खाना पीना हर चीज जो बदल चुकी है। सरदार साहब, आपने अच्छी तरह सुन लिया, हमारे भाई ने बहुत अच्छी तरह ये रिपोर्ट दे दी। वारदातिये तो खुद बैठे हुए हैं, पुलिस वारदातिया है,
और जो हमारे हुक्मरान हैं वो वारदातियाँ हैं, तो अवाम ने तो फिर इंतहा पसंदी की तरफ आना ही आना है। अब बताइएगा कि क्या इसके ऊपर तबसरा करना चाहेंगे कि निहत्ते अहमदियों के साथ ये सलूक हो रहा है, और ऊपर से महंगाई, बेरोजगारी और चोरी चकारी। बताइएगा, तबसरा कीजिए ज़रा, खुल खला के लोगों को बताइएगा कि वहाँ क्या जुल्म हो रहा मेरे है पाकिस्तान में। मेरे मेरे दोस्त ने जो बात की है कि इमरान खान साहब को पिन पॉइंट किया है, ये सारा मैं समझता हूँ वो बाजवा डॉक्ट्राइन था ठीक। कि जिसके अंदर इस तरह के कामों की तख्लीक की, पंजाब के अंदर तहरीक लब्बैक की तख्लीक ही इसी काम के लिए की गई है। जी। इसके अलावा उनका कोई काम नहीं है। जलाओ, गिराओ, फितना, फसाद, लूट मार, ये काम उनका है ही। अब मैंने जनरल रईस शरीफ साहब की बात की थी। जनरल रईस शरीफ साहब ने जब नेशनल एक्शन प्लान लाया, उनके जाने के बाद जनाब बाजवा साहब ने वो नेशनल एक्शन प्लान खत्म किया। ये लोग जिनको कोई डर खौफ था, जो कहीं पे कोई कानून की अमलदारी थी, वो सारे दोबारा आजाद हुए, बीमार हुए, उन्होंने वो दोबारा काम करना शुरू किया। बाजवा साहब परवेज लाई के कहने पे सऊदी अरब तो चले गए कि जाके उन्होंने ये कह दिया कि तबलीगी जमात में पाबंदी जो लगी है उसको हटा दिया जाए। लेकिन बाजवा साहब इस मुल्क के सिपाहसालार थे, इस अवाम के निगरान थे। उन्होंने पाकिस्तान के अंदर, पंजाब के अंदर, केपी के अंदर दहशतगर्दी पे, लूट मार पे, कताल पे, कब्रों को मिसमार करने पे, इबादतों को मिसमार करने में उन्होंने एक लफ्ज नहीं कहा है। दूसरी बात जो कह रहे हैं आप कि पुलिस टोटल मफलूज की गई है, पुलिस को यरगमाल बनाया गया। मसला ये है कि पंजाब गवर्नमेंट हो या तहरीक लब्बैक हो, पुलिस वाले चूंकि इससे डरते हैं। पुलिस वालों को मैंने पिछले प्रोग्राम में कहा था कि लाहौर के अंदर एक एसपी ने एक पुलिस वाले को कुरान पाक पढ़ने से रोका। उस पर इन्होंने तौहीन रसालत का पर्चा लगाया, और पर्चा लगाने के बाद उन्होंने तौहीन रसालत की बात करके थप्पड़ मारेगी उसको, और उसने माफी मांगी। अगर किसी को याद होगा तो वो एक थी उसका असिस्टेंट कमिश्नर थी अटक वाली निकोकारा, जिससे स्कूल के लड़कों ने माफी मंगवाई थी इसी इमरान खान साहब की हुकूमत में। 3 साल पुरानी बात है। जब आप पूरे सिस्टम को यरगमाल बना लें, जब पुलिस यरगमाल हो जाए, इदारे यरगमाल हो जाएं, और ऊपर जो बैठे हुए वो यरगमाल बनाने में उसके सहूलतकार हों, और उनकी नजर अवाम पे ना हो, उनकी नजर अमन अमान पे ना हो, उनकी नजर अपनी इलेक्शन पे हो, और लूट मार पे, और लूट मार को मजहब के कार्ड के अंदर जाके छुपाना हो, तो फिर यही कुछ होता है। अच्छा, तो ये सरदार साहब ये भी बताइएगा कि ये मस्जिद, ये इबादत गाह तो क़याम पाकिस्तान से पहले की है, उस वक्त तो तहरीक पाकिस्तान भी नहीं बनी थी, तो ये जुल्म कब तक जारी रहेगा? कोई रोकने वाला तो होगा ना, किस तरह फिर रुकेंगे? बदकिस्मती से मुझे एक लफ्ज फिर रिपीट करना पड़ रहा है कि मैंने पहले भी कहा था, और किसी एक जगह और कहा था मैंने, कि अहमदियों के लिए कोई कानून नहीं है पाकिस्तान के अंदर। अहमदी के लिए ना कानून साजी पार्लियामेंट करती है, ना कोई अदलिया करती है। अहमदियों के लिए कानून साजी जो दूसरा जो उसके दिमाग में है वो कानून साजी होती है। अहमदियों के घर के बाहर बकरा बांधा हुआ हो तो वो मौलवी तहरीक लब्बैक वाला या कोई दूसरा फर्ज करता है कि बकरा कुर्बानी का, सदके का, खैरात का, या इन्होंने काट के खाना है, वो फैसला करता है, और उसके बाद पर्चा हो जाता है। 10 मिनट बाद पुलिस पहुंच जाती है। इसलिए अहमदियों के लिए कोई कानून नहीं है। किसी जगह पे कानून की अगर कोई बात देखी हो किसी ने, मेरी 15-20 साल वकालत हो गई है, मैंने किसी जगह पे बहुत अच्छे जज भी हैं, खुदा खौफ करने वाले जज भी हैं, लेकिन जब कानून की मतलब कोई बात अगर उससे कही जाए तो वो कहते जी कानून जो भी हो, हमने फैसला जो करना है, अक्सर जो खड़ी है उसके मुताबिक फैसला करना है। इसलिए कानून वहाँ खामोश हो जाता है। दुनिया जान में कहा जाता है कानून अंधा है, पाकिस्तान का कानून जो है वो अहमदियों के लिए अंधा है, बाकी की उसकी आंखें खुली हुई है। अच्छा, अब ये बताइएगा कि अच्छा मैं चलता हूँ। एक बात करनी थी सरदार साहब के लिए जी। ये सरदार साहब ने एक बात की है माशाल्लाह के पाकिस्तान में जो जज है वो भी बहुत अच्छे हैं, तो हमारी तो उनसे इस सिलसिले में बात होती रहती है। तो एक दफा केस के सिलसिले में बात हुई थी, उसने बड़े क्लियर अल्फाज में उसने कहा बात यह है कि ये केस है मजहबी तौर पे, और अहमदियों के साथ वाकया हुआ है। मुझे पता है कि ये लोग बेकसूर हैं, और मुझे पता है कि इन लोगों ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, लेकिन अगर मैंने इनको आज बेल दे दी या इनके साथ मेरे को हुस्न सलूक किया तो ये सारे मौलवी कल को मेरे घर के बाद जमा हो जाएंगे, मेरा पाकिस्तान में रहना मुश्किल हो जाएगा। लिहाजा मैं मजबूर हूँ, इसलिए मैं इस सारी चीज को कंटिन्यू करूंगा। तो ये बिल्कुल सही कहा सरदार साहब ने। इस मुल्क में एक तो गरीब के लिए कानून कोई नहीं है, और दूसरा
अहमदी अफराद के लिए इस मुल्क में कोई कानून नहीं है। अच्छा बिल्कुल भी लॉ जो समझ लें कि आप विदाउट कानून इस मुल्क में चल रहे हैं। अच्छा मैं एक लफ्ज ऐड कर रहा हूँ, मैं पहले भी कहा था मैंने कि इदारे यरमाल बनवाए गए हैं, पुलिस है, अदलिया है, तमाम यरमाल बनाए गए हैं। जब यरमाल बन जाए तो उनके अंदर से मज़ामत खत्म हो जाती है, वो बोल नहीं सकते हैं, उनको जो कहा जाए वही किया करते हैं। इसके अलावा वो न सोचने के काबिल होते हैं, न कुछ करने के काबिल होते अच्छा, अब आखिरी चंद हैं। और मिनट वो रह गए, मैं चलता हूँ। उसे देखनी है, अच्छा मैं पाकिस्तान की अदलिया, पाकिस्तान के थाने, पाकिस्तान की इंतजामिया उसको देखने जाए अच्छा मैं एमडीयू के मामले में। आखिरी चंद मिनट रह गए, मैं पता करूं कि जमात अहमदिया के अफराद बिलखसूस और अकलीतें कैसा महसूस कर रही हैं, नए साल में घुटन घुटन महसूस करते हैं। पुलिस क्या कर सकती है, आप बताइएगा कि क्या महसूस करते हैं अपनी मजहबी आज़ादी के लिए या अपनी समाजी ताल्लुकात के लिए क्या करते हैं, ये बताइएगा। पाकिस्तान जी, उसमें ये है कि पाकिस्तान के अंदर तो अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है, ये बात तो सबको पता है। वो सिवाय सब्र करने के और खुदा के हुजूर दुआ करने के, जी और उनके पास कोई ऐसा मामला नहीं है। जी ना कोई अदालत है, ना कोई कोर्ट है, ना कोई जस्टिस है, ना कोई बड़ी बादशाहत का कोई ऐसा रास्ता है जहाँ पर जाकर आप तबले जंग बजा सके कि जनाब हमारे साथ ज्यादती हो रही है। तो पाकिस्तान के अंदर तो सबको पता है इस बात का। मैंने आपको भी एक जज साहब का जिक्र बताया कि जैसे ये बताया सरदार साहब ने कि जब गवर्नमेंट के अदारे खुद अपने अदारों को यरगमाल बना लेंगे, तब उनके ऊपर पावर ऑफ अटॉर्नी उनसे छीन ली जाएगी और उनको अपने तरीके से डिक्टेट किया जाएगा। एक एक टीम के लिए, एक जमात के लिए, एक अक़लियत के लिए, तो फिर सब कुछ ऐसा ही होगा, क्योंकि यहाँ पर कानून तो है ही नहीं है। और वो अगर कोई अहमदी अफराद जैसे ये वाकया हो गया है, इसके खिलाफ वो किसको जाके बयान देगा? जी दरखास्त तो आगे असिस्टेंट कमिश्नर वजीराबाद के पास पड़ी थी। वजीराबाद के असिस्टेंट कमिश्नर ने ना तसद्दुक़ हुसैन जिलानी की जजमेंट को पढ़ा है, ना सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को पढ़ा है, ना लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट को पढ़ा है, कि जिसमें क्लियर कट लिखा हुआ है, फैसले के अंदर लिखा हुआ है कि 1980 से पहले जितनी भी जमात अहमदिया की रिलीजियस प्लेसेस हैं, अगर वो बन चुकी हैं तो उसको कुछ भी नहीं किया जा सकता। अगर इसके बाद कोई चीज बनी है तो उसको लोकल गवर्नमेंट, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन अपने टीम के साथ, टीएमओ के साथ जाके उस चीज को डिमोलिश कर देगी। लेकिन ये बात मानते कोई नहीं है, ना ये कोई सुनता है, ना सुनने की कोशिश करता है। जब आप किसी के सामने जाके ये तारफ कराते हैं कि आप अहमदी हैं, उसके बाद वो बंदा आपको ऐसे देखता है कि उसके हाथ में पिस्तौल और वो आपको गोली मार दे। जी जी तो जी यहाँ पर सिवाय दुआ के और खुदा पे तवक्कुल करने के और कोई रास्ता नहीं है। या तो अल्लाह ताला ऊपर से कोई ऐसे असबाब पैदा कर दे, कोई ऐसी हुकूमत आए, कोई ऐसे हुक्मरान आए जो कम अज कम अकलियत अगर तसव्वुर करते हैं तो अकलियत को हकूक तो कम अज कम पूरे दे कि वो इबादत कर सके। जी चंद दिन पहले आपने एक वाक़या सुना होगा कि कुरान करीम तहरीफ करने के लिए उन्होंने चनाबनगर में मदरसातुल हिफ्ज़ के अंदर वहां जाकर उन्होंने छापा मार के जो थे उनके प्रिंसिपल उनको हिरासत में ले लिया। अब आप अपनी चारदीवारी के अंदर बैठ के, सरदार साहब ने कानून पढ़ा हुआ है, एडवोकेट है, ये भी जानते हैं कि आप अपनी चारदीवारी में बैठ के कुछ भी कर सकते हैं। आप हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, आपको इजाजत है अपनी चारदीवारी में कुछ भी कर सकते हैं। वो तो चारदीवारी के अंदर घुस के आपको पकड़ लेते हैं कि आप अपनी चारदीवारी में क्यों कर रहे हैं। यहाँ पर ये सब कोई ऐसा कानून नहीं है सिवाय खुदा पर तवक्कुल करने के और खुदा की तरफ रुजू करने के। यहाँ पर किसी की तरफ रुजू नहीं किया जा सकता। नाजरीन, हम बहुत सारी बातें कर सकते हैं पाकिस्तान से, लेकिन कानून इजाज़त नहीं देता, इसलिए हम दबे दबे लफ्ज़ों में ही वहाँ से तबसरा या खबर लेते हैं, क्योंकि कोई पता नहीं होता जो खबर देने वाले हैं। हकीकत पे मुबनी खबर भी होती है, फिर भी आके किसी न किसी तरीके से इल्ज़ाम दे कर पकड़े जा सकते हैं। इसलिए हम दबे दबे लफ्ज़ों में पाकिस्तान से जब हमारे मजबूर और महकूम जो अफराद हैं उनसे खबर लेते हैं। और अगर सरदार साहब 1 या 1.5 मिनट है, क्योंकि 20 मिनट का प्रोग्राम हो गया है, तो अगर 1-1.5 मिनट का मैं एक बात कहूँ कि अकलियतों के लिए जब पाकिस्तान बना तो 51 की असम्बली थी, जिसमें 17 मेंबरान जो थे वो जिनको अकलियत कहे हैं, क्योंकि शायद जिन मुल्क में आप बैठे हो वहाँ अक्सरियत अकलियत का तो सोच ही नहीं है ना, लेकिन इनको अकलियत कहें वो 17 थे। आज असम्बलियों के अंदर तकरीबन 1000 असम्बली मेंबरान है। सिर्फ बता दें कि कितने लोग जो अकलियत से तल्लक है उनका, इनका स्पेस कम होता जा रहा है। 5 लाख हिंदू जो है यहाँ से इंडिया माइग्रेट करके मलेशिया, श्रीलंका, ईसाई कम्युनिटी के लोग जो हैं, और बाकी जो हजारों के साथ जो है कोयटा में हुआ वो सारी दुनिया ने देखा हुआ है। और बाकी एमडीयू के साथ, चूंकि एमडीयू किसी कानून के नीचे आते ही नहीं है और उनके लिए कोई तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई कानून नहीं है, वरना बाकी जिसको जो कानून आए तो वो उसको इम्प्लीमेंट भी करता है। तो इसलिए
यहाँ ये 70 साल का खेल है, जिस खेल का मंतकी अंजाम जो है वो सिर्फ तबाही और बर्बादी की सूरत निकलता जा रहा है। इदारे जो है वो हो चुके हैं, यरगमाल हो चुके हैं। तो बाकी सिर्फ भाई ने कहा कि जो वहां बैठा हुआ भी दुआ करे, जो कहीं और बैठा हुआ भी दुआ करे, और सबके लिए दुआ की जाए कि खुदा करे कोई ऐसा कोई कुछ हो कि उस मुल्क के अंदर रहने वाले वो कमजोर तबके, वो मजहबी इख्तलाफात वाले तबके, जिनके उनके साथ नजरियात नहीं मिलते हैं, जिनके सोच नहीं मिलती है, जिनको मजहब के नाम पे, मसलक के नाम पे, फिक्र के नाम पे कर दिया जाता है, खुदा करे कोई ऐसी हुकूमत आए, कोई ऐसा निज़ाम आए कि उनका तहफ़्फ़ुज़ हो सके। बहुत शुक्रिया दोनों भाइयों का। लेकिन आखिरी लफ्ज़ मैं कहना चाहता हूँ, अभी इमरान खान साहब तहरीक इंसाफ के चेयरमैन वो इंसाफ मांग रहे थे, जो इंसाफ का झंडा लेके उठे थे, आज वो अदारों से भीख मांग रहे हैं इंसाफ की। इसे कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। आप इंसाफ मांगने पे मजबूर हैं। काश कि अपने 3 साल दौर में आप इंसाफ दे चुके होते, आज आप रो रो के गला फाड़ फाड़ के अदारों से इंसाफ ना मांग रहे होते। अगर आपकी आंखें खुली भी होती, अभी भी खुदारा अपनी आंखें खोल लें, और वो भी लोग आंखें खोल लें जो उनको सरपरस्ती करते हैं, उनको अच्छा समझते हैं कि 3 साल दौर में इन्होंने क्या किया। आज वो मैंने अभी सुना है खबरों में, तकरीर वो कर रहे थे कि मैं इंसाफ मांगता हूँ। इंसाफ देने वाला किससे इंसाफ मांग रहा है? हम तो अपने खुदा से इंसाफ मांग रहे हैं। काश के हमारे हुक्मरान इस बात को समझें। बहुत अच्छा तबसरा रहा भाइयों, इंशाल्लाह फिर आपसे रब्ता रहेगा। नसीर को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।